हेलो दोस्तों, डीएनए का पैकिंग चल रहा था और इस पार्ट में हम लोग डीएनए के बारे में मतलब उसके पैकिंग के बारे में जानेंगे। डीएनए के दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसैकराइड के आधार पर उनका नामकरण किस तरह से किया गया है और दोनों में क्या खास अंतर व्यक्त करता है वो देखे थे। उसके सेकेंड पार्ट में हम डीएनए की संरचना बनाए थे। वाटसन और क्रिक जो होते हैं द्विकुंडली मॉडल को प्रस्तुत जो किए हैं उसको देखे थे, उसकी आंतरिक संरचना को भी देखे थे। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि डीएनए का पैकिंग हुआ कैसे है। अभी पैकिंग कहाँ करना है, तो हमारी जो कोशिका है बहुत ही सूक्ष्म कोशिका जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसी कोशिका के अंदर, ठीक है, हमारी जो कोशिका होती है जो कि बहुत सूक्ष्म होती है, तो बहुत बड़ा बना दिए, तो इसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी केंद्र के अंदर ये डीएनए आरएनए होते, तभी तो उसको न्यूक्लिक अम्ल कहा गया था, क्योंकि केंद्र के अंदर रहते हैं। अब इस केंद्रक छोटे से केंद्रक में इस डीएनए का पैकिंग कैसे हुआ है वो देखने वाले हैं। तो पैकिंग क्या है, खास तरह से किया गया है। अब डीएनए की लंबाई पर निर्भर करता है कितनी होती है। पार्ट 2 में हम बताए थे कि डीएनए का जो मॉडल होता है वो द्विकुंडली होता है ना। ये द्विकुंडली होते हैं। द्विकुंडली का मतलब होता है दो लड़ियां हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं ना, कुंडलित हुए हैं, तो द्विकुंडली मॉडल होता है डीएनए का। इनका जो आधार का निर्माण करते हैं वो आपका शर्करा फास्फेट करते हैं। शर्करा फास्फेट से इनका आधार का निर्माण हुआ है। और जो बीच में स्टैंड का निर्माण करते हैं वो आपके क्षार होते हैं, जो एक स्टैंड के प्यूरिन दूसरे स्टैंड के पायरिमिडीन द्वारा जुड़े होते हैं। प्यूरिन पायरिमिडीन में भी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे कि प्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन आते हैं और पायरिमिडीन के अंदर थायमिन और साइटोसिन आते हैं। अगर इसका एडेनिन है तो इस वाले लड़ी का थायमिन होगा, अगर इस वाले लड़ी का साइटोसिन है तो इस वाले का ग्वानिन होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है वो हाइड्रोजन बंध का होता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ही। अब इसमें होता क्या है कि ये जो डीएनए हमारा है तो इसकी जो एक टर्न होती है जिसपे वो कि कुंडलित बनाता है या घूम जाता है, कितने पे, एक खास मतलब डिस्टेंस पे इन लोग का होता है टर्न, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। ये जो डिस्टेंस इन लोग का होता है हम बताए थे कितने होते हैं, ये इसके 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और दोनों स्टैंड के जो बीच की दूरी था वो 0.34 एंगस्ट्रॉम था, ठीक है। और इन दोनों ये वाला स्टैंड जो है आपका, ये दोनों क्षार के बीच की दूरी होगा, और ये स्टैंड की बात कितना बताए थे, 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और ये जो हमारे टोटल डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पता है ना, न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा न्यूक्लिक अम्ल बने हुए हैं। पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारे अंदर कितने होते हैं, 3.6 गुना 10 के पावर 9 क्षार युग्म में पाए जाते हैं। क्षार क्या पाए जाते हैं, इतने सारे युग्म पाए जाते हैं, मतलब इस स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड्स हमारे इतने पाए जाते हैं, ठीक है, इतने पाए जाते हैं, यानी 1 2 3 4 ये सब 10 के पावर 9 यानी कि अरबों खरबों में पाए जाते हैं। तो इसी अनुसार से हम डीएनए की लंबाई का भी पता कर सकते हैं। क्योंकि टोटल क्षार की संख्या इतनी है और दो क्षारों के बीच में दूरी इतनी है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम से, 10 के पावर कितना होता है, -10 होता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद लगभग ये जो निकल के आएगा ये 2.2 मीटर्स करके आएगा, यानी कि डीएनए की टोटल जो हमारी लंबाई हो गई कितनी हो गई, 2 मीटर के आसपास आ गई। 2 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। अब 2 मीटर डीएनए को हम इतने छोटे से केंद्रक में कैसे फिक्स करें, ये सबसे बड़ी चिंता की समस्याजनक बात है। तो उसी के आधार पर लेकर आए हैं कि डीएनए का पैकिंग कैसे हुआ है। पैकिंग करेंगे तब तो उसको डीएनए में केंद्रक में फिक्स करेंगे ना, तो इसका एक खास पैकिंग होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डीएनए का पैकिंग करने वाले हैं। देखिएगा किस तरह से इसका पैकिंग होता है। तो इसके पैकिंग के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा जरूरी होता है कि ये चूंकि डीएनए हमारा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए की आपकी प्रकृति नेचर कैसी है, तो ऋणात्मकता की है। क्या है, डीएनए की प्रकृति कैसी है, तो विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत से सही तो कम से कम ऋणात्मकता याद रखिए। डीएनए की प्रकृति होती है हमारी ऋणात्मकता, समझ गए, याद रहेगा ना। और ऋणात्मकता मतलब नेगेटिव,
और हर नेगेटिव को पॉजिटिव से क्या होता है, आकर्षण होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, हमारे जो केंद्रक है, केंद्रक में एक खास टाइप का क्षारीय प्रोटीन होता है, क्षारीय प्रोटीन होता है। ठीक है, वो आपका बोलते हैं हिस्टामिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टामिन प्रोटीन बोलते हैं। ये हमारा प्रोटीन है जो कि क्षारीय प्रोटीन है, इसका नाम है हिस्टामिन। ये दो क्षारीय अमीनो अम्ल से बना हुआ है, लाइसिन और एलानिन से बना हुआ है। तो हिस्टामिन प्रोटीन का जो नेचर है वो कैसा है, धनात्मक है। कैसा है इनका नेचर है, धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। कैसा नेचर है, धनात्मक है। और हमारा डीएनए साहब ऋणात्मक, और जो हिस्टामिन है जो अपने अंदर उसको पैकिंग करेगा वो कैसा आपका, धनात्मक है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, हिस्टामिन प्रोटीन है, और हिस्टामिन प्रोटीन चूंकि हमारे 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5। हिस्टामिन प्रोटीन के भी 5 वर्ग किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ग में इसको हिस्टामिन 1 बोलते हैं, यानी H1, और हिस्टामिन 2, हिस्टामिन 3, हिस्टामिन 4। लेकिन हिस्टामिन 2 के भी 2 पार्ट है, इसका बोलते हैं हिस्टामिन 2A, हिस्टामिन 2B। टोटल कितने हो गए आपके, 5 हो गए। याद करनी बहुत ईजी है, H1, H2, H3, H4 कर देना है। 2 वाले के 2 पार्ट कर लेना है, H2 का A और B बना देना है। इसके लिए आपके हिस्टामिन कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ तक क्लियर है। केंद्रक की बात हो रही है, केंद्रक में हम डीएनए का पैकिंग करने वाले हैं। पहले तो केंद्रक में डीएनए देख लिए कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। पैकिंग किसमें होगा आपका, एक खास हिस्टामिन प्रोटीन होता है जो कि धनात्मक होता है। अब ये प्रोटीन कितने हैं, 5 हैं। अब इसमें क्या होगा, 5 में से क्या होगा कि इनका एक हिस्टोन का एक अष्टक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिस्टोन का एक अष्टक बनाते हैं। 5 जुड़ जाएंगे, देखिएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, यानी कि H2A, H2B। ठीक है, H2A और H2B निर्माण करते हैं कुछ ऐसे। ये आपका H2A है और ये मान लीजिए H2B है, ऐसा। तो ये आपका H3 और H4 ऐसे आपका निर्माण कर लेंगे, यानी कि 2 जोड़े बनाते हैं। ये दोनों जोड़े बनाते हैं और ये दोनों जो जोड़े बनाते हैं, और आपस में एक अष्टक बनाते हैं, एक अणु बन जाते हैं। एक हिस्टोन आपका 5 अलग अलग जो है दो का जोड़ के अष्टक बना देता है। ठीक है, 1 2 3 4 करके ऐसे 8 पार्ट, इसके 8 कोण निकल जाते हैं, अष्टक बनाते हैं। यानी कुछ इतना बड़ा समझिए अष्टक बना लिया। यहाँ पे आपका H2A है, तो यहाँ पे मान लीजिए H2B है, यहाँ पे H3 है, तो यहाँ पे क्या है आपका H4 है। ये आपका हिस्टोन अष्टक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिस्टोन अष्टक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोन अष्टक बोलेंगे। यहाँ तो देखिए, तब हम इसको साफ कर रहे हैं। समझ गए, इसको साफ कर देते हैं। ये हमारा हिस्टोन अष्टक है। हिस्टोन अष्टक बना दिए, मान लीजिए H2B ये वाला, ये A वाला, ये H3 और ये हमारा H4। इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे हिस्टोन अष्टक। कैसा होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। समझ गए। अब ये खास तरह के ये अष्टक निर्माण ये हिस्टोन का हो चुका है, केंद्रक में ये आ चुका है। केंद्रक में हमारे डीएनए जो कि पैकिंग करना है, इसकी लंबाई कितनी मिली थी, 2.2 मीटर मिली थी। बहुत लंबी हमारे दुपट्टे इतना लंबी आती है, 2 मीटर मान लीजिए। अब इतनी लंबी डीएनए को इतनी छोटी, मान लीजिए इसको दिखाई नहीं दे रहा है, कोशिका है बहुत छोटी, तो इसके अंदर केंद्र कितना छोटा होगा। और सोचिए उतने छोटे से घर में 2 मीटर डीएनए कैसे रहेगा, कैसे पैकिंग किया गया, कुछ तो खास होगी ना। तो ये बहुत ही मजेदार कहानी है कि कैसे डीएनए छोटे से घर में 2 मीटर का डीएनए अपने आप को एडजस्ट किया है, क्या पैकिंग के विधि है। तो ये हिस्टोन अष्टक का निर्माण हो चुका है जो कि पॉजिटिव है। अब ये डीएनए क्या है, ऋणात्मक है। अब ये प्लस है, माइनस है, तो थोड़ा आकर्षण तो रहेगा ही। तो ये हमारी डीएनए साहब यहाँ से आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, माइनस है, ये प्लस है। आकर्षण से इसमें क्या होंगे, लिपटा मार लेंगे, नहीं लिपटने लगेंगे, उसके अंदर इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। तो ये डीएनए क्या करेगा, इसके ऊपर एक राउंड लगा देगा। ठीक है, राउंड, यानी कि अब हम अष्टक में डीएनए को ऐसे लपेट के उसके अंदर फिक्स किया गया। अब समझ में आ रही है कि डीएनए कैसे एडजस्ट कर लिया है। अष्टक जो कि धनात्मक होता है, हिस्टोन अष्टक में डीएनए जो है हमारा जो ऋणात्मक होता है वो लिपटा हुआ है और उसी के अंदर वो फिक्स हो गया। जैसे सिलाई मशीन के जो धागे देखे होंगे आपको, देखे है ना, तो सिलाई मशीन का जो आपका धागा आता है वो खोलेंगे, अगर खोला जाए तो कितने मीटर का आएगा, कम से कम 100 मीटर से आराम से हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इतने लंबी, देखा जाए कि आपको 100 मीटर लंबी धागा कोई मुट्ठी में ले सकता है कि नहीं, तसले नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी लंबे धागे को कितने अच्छे से उसका कैप आता है, मतलब एक आता है कवर, उसके ऊपर लिपटा गया होता है, बहुत अच्छे से लिपटा गया होता है,
तो आप एक क्या आप 5-6 बंडल हाथ में ले सकते हो, है ना, क्योंकि धागे की पैकिंग अब हो चुकी है, उसमें राउंड राउंड कर करके घुमा घुमा के लिपट लिपट के कर दिया गया है। तो ऐसे ही 2 मीटर का डीएनए बड़ा लग रहा है भाई, कैसे रहेगा उसमें, लेकिन उसमें अष्टक में राउंड राउंड जो घुमा दिया जाएगा तो बहुत ईजी से वो रह लेगा ना, पूरा उसकी लिपटा मार दिया गया है। अब ये क्या करेगा, इसको डीएनए क्या करेगा, इसमें हिस्टोन में एक राउंड घूम जाता है, एक राउंड घूम जाता है, यहाँ से आया, मान लीजिए यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से गया, ऐसे। तो अगर किसी चीज को हम मान लीजिए ऐसे घुमाते हैं तो नहीं होता, खुलने का डर भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज, एक मिनट, देखिए, जैसे मान लीजिए फीता है, ठीक है, ये हमारा डीएनए अष्टक है, या ये मान लीजिए अष्टक है, इसके ऊपर ये इर्द गिर्द घूम गया, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, इर्द गिर्द मान लीजिए एक बार ये घूम गया, तो घूमने के बाद अगर हम छोड़ देंगे तो ये देखिए खुल सकती है, अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो सकती है, देखिए खुल सकती है ना। तो ये अष्टक से ये तो चिपक गया, मानते हैं ये आकर्षण था, ये प्लस था, ये माइनस था, चिपक गया, लेकिन बाहर तो नहीं ना आकर्षण है। यहाँ पे हिस्टोन जो है इसको एक फिक्स कर देता है ताकि ये बॉन्डिंग खुले ना, ये फिर से उभर ना जाए, भड़क ना जाए। तो ये लास्ट वाला सिरा से इसको पैक कर दिया जाता है, मतलब कि देखिए यहाँ से आया था और इसने राउंड घूम के फिर यहाँ से जाने लगा, तो इस वाले के सिरे को जो है आराम से फिक्स करने का रखता है वो H1 हिस्टोन। 5 हिस्टोन का नाम बताया था ना, 5 में से ये तो अष्टक का निर्माण करता है, लेकिन H1 के बारे में तो बताए ही नहीं थे ना। ये H1 क्या होता है हिस्टोन आपका, यहाँ पे इस दोनों जो आपका लड़ियां है डीएनए की, दोनों को टाइटली बॉन्ड करता है, क्या करता है, टाइटली बॉन्ड करता है ताकि ये फूले ना। इस अवस्था को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस अवस्था को क्या बोला जाता है बताइए, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है इस अवस्था को, जब ये डीएनए एक राउंड घूम जाता है, 176 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें लग जाते हैं घूमने में। इसी प्रकार से ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक घूमता है, मात्र 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक घूमेगा, फिर ये ढीला हो जाएगा, फिर एक अगला अष्टक आएगा, इसमें भी ये ऐसे राउंड घूमेगा, ठीक है, फिर ये कहीं और जाएगा, फिर कहीं और अष्टक होगा, घूमेगा, पैक होगा, थोड़ा सा ढीला होगा, फिर अन्य अष्टक बहुत सारे उसमें होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या होता है आपका, अष्टक से जुड़ेगा, फिर कहीं ढीला हो जाएगा, फिर जुड़ेगा, यानी जहां जहां अष्टक मिलेंगे वहां पे अपने आप को 200 न्यूक्लियोटाइड्स राउंड मार लेता है। कितने, 200 न्यूक्लियोटाइड्स राउंड मार लेता है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो केंद्रक के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने पे, उसको अभिरंजित करने पे कुछ ऐसी संरचना मिलती है, कुछ ऐसी संरचना मिलती है जिसे लगता है कि कहीं आपका, जैसे डीएनए यहाँ पे अष्टक है, राउंड मार लिया, फिर थोड़ा सा ढीला हो गया, यहाँ पे भी बहुत राउंड मार लिया, फिर थोड़ा सा ढीला हो गया, फिर यहाँ पे राउंड मार लिया, फिर थोड़ा सा ढीला हुआ, राउंड मार लिया, ऐसे कर करके हमारा छोटे से केंद्रक में 2 मीटर का डीएनए क्या है, पैक हो गया है। समझ में आ रहा है डीएनए का पैकिंग कैसे हुआ है, ऐसे हमारा डीएनए केंद्रक में पैक हो गया है। आपके अंदर जितनी सारी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा और प्रत्येक केंद्रक के अंदर 2-2 मीटर की डीएनए ऐसे ही पैकिंग हुई है, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर आपके 2 लड़ियां हैं, इसके न्यूक्लियोटाइड्स भी, जो भी जितने भी होते हैं, जो बड़ा सा परायत है, सब होते हैं। तो एक केंद्रक के अंदर जब माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो कुछ ऐसा संरचना दिखाई दे रहा था कि कहीं गाढ़ा, कहीं हल्का, कहीं गाढ़ा, कहीं हल्का, गांठ की तरह, लगता जैसे कोई एक धागा है ऐसे ऐसे, और बीच में कहीं कहीं, है ना, कहीं कहीं गांठ पड़ गई हो, कोई इसमें गिरा, इसको गांठ बोलते हैं, गिरा पार दिया गया, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, दूर से देखने पे मतलब ऐसा लग रहा था। तो इसमें क्या होता है, जो आपका माइक्रोस्कोप दिखाया गया था, माइक्रोस्कोप देखने पे ऐसा दिखेगा, जो आपका गाढ़ा रंग का दिखाई दे रहा है इसका भी नाम है, जो हल्का दिखाई दे रहा है इसका भी नाम है। जो गाढ़ा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए की जो समूह को हम देखते हैं और एक धागा की तरह दिखाई देता है, क्योंकि डीएनए का पैकिंग के बाद एक धागे की तरह दिखाई देता है। धागे नुमा संरचना को हम लोग, धागे नुमा संरचना, किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है, किसकी संरचना है ये, डीएनए की, डीएनए की धागे नुमा, डीएनए की धागे नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमैटिन कहते हैं। ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन है, जो केंद्रक के अंदर देखने के बाद हमें कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, धागा की तरह, धागा बिखरा हुआ है, लेकिन वही धागे जो है कहीं कहीं हल्का गाढ़ा, हल्का गाढ़ा दिखाई पड़ता है। तो ये जो गाढ़े रंग का दिखाई दे रहा है, गाढ़े क्यों दिखाई दे रहा है, यहीं पे हिस्टोन के साथ ये अपना
ठीक है ना। ये अब न्यूक्लियोसोम बना रहा है। न्यूक्लियोसोम कब बनाता है, जब ये राउंड लगाता है। यहाँ भी न्यूक्लियोसोम बनाया, यहाँ भी न्यूक्लियोसोम बनाया, यहाँ भी न्यूक्लियोसोम बनाया है। तो जहां जहां न्यूक्लियोसोम बना रहा है वहां पर गाढ़ा दिखाई दे रहा है। अब न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, तो आपका हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए घूमते हैं तो उसी को बोलते हैं। तो गाढ़े भाग को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और जहाँ पे डीएनए सिंगल में है, किसी से अष्टक में, मतलब ये हिस्टोन के साथ नहीं घुमा है, न्यूक्लियोसोम नहीं बनाया है, ये हल्के रंग का दिखाई देते हैं। विरंजित कैसे हो गए, हल्के रंग के। तो इस हल्के रंग को बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको, यूक्रोमैटिन। ये आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना था कि हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इजी सवाल है, आप बोल सकते हो डीएनए के पैकिंग के दौरान जब हमारा डीएनए हिस्टोन अष्टक के साथ उससे लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है, तो केंद्रक के अंदर वही गाढ़े रंग का दिखाई पड़ता है, और जहां अष्टक से न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता है वहां हल्के रंग का दिखाई पड़ता है। गाढ़े रंग वाले को हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, हल्के जो दिखाई पड़ता है उसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। हो गया, समझाना ही तो था। और क्रोमैटिन क्या है, तो डीएनए की धागे नुमा संरचना को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है आपका, हिस्टोन अष्टक धनात्मक होता है और डीएनए ऋणात्मक होता है। जब हिस्टोन अष्टक पे डीएनए हमारा आके कुंडलित होकर जुड़ जाती है और उस पे एक चक्र को पूरा करती है, तो उसी अवस्था को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्लियर, आप लोग समझ गए। पैकिंग में ही बहुत सारे प्रश्न आ गए आपके। न्यूक्लियोसोम का परिभाषा मिल गया, क्रोमैटिन का परिभाषा मिल गया, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का भी परिभाषा मिल गया। तो ये है आपकी डीएनए पैकिंग का प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका हो गया डीएनए पैकिंग की प्रक्रिया। पिछले पार्ट में हम लोग डीएनए के साथ साथ आरएनए की बात किए थे। तो आरएनए की कोई पैकिंग, खास पैकिंग नहीं है। आरएनए केंद्रक में एक हरी संरचना के व्यवस्थित पड़े रहते हैं। चूंकि आरएनए का पार्ट में हम देख लेंगे कि आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए। थोड़ी इसकी भी हम जिक्र कर लेते हैं, और इन दोनों में डीएनए आरएनए में हम अंतर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, डीएनए आरएनए में हम क्या कर लेते हैं, अंतर भी कर लेते हैं। डीएनए पैकिंग समझ में आ गया। अब देखिए आरएनए के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो चूंकि पार्ट 1 में ही आरएनए का हम बारे में देख चुके हैं कि आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, कई संरचना होती है, क्या होती है। तो आरएनए के आपके 3 पार्ट होते हैं। आरएनए कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। टोटल 100% मान लीजिए हमारे शरीर में जो आरएनए है वो कहाँ कहाँ रहता है। एक पार्ट का नाम है एमआरएनए। क्या नाम है, एमआरएनए। एम फॉर क्या होता है, मैसेंजर। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, मैसेंजर भी बोल सकते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर का, मैसेज का मतलब क्या होता है, संदेश देना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संदेशवाहक आरएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए भी बोलते हैं। और पुराने समय में राजा महाराजा के समय जो संदेश पहुंचाते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें हम दूत कहते थे। पता थे ना, राजा का दूत आया है, रावण का दूत आया है। ठीक है, दूत का मतलब क्या होता है, कुछ संदेश लेकर आया है। इसीलिए एमआरएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको दूत आरएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, दूत आरएनए भी कहते हैं। तो देख लिए एमआरएनए कितने सारे नाम है। ठीक है, ये आरएनए के ही पार्ट हमारे, इतने सारे नाम है। एमआरएनए बोलिए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर को क्या बोलते हैं, संदेशवाहक। और पुराने समय में क्या बोलते थे, दूत, दूत होता है ना पहुंचाने वाला, दूत आरएनए। ये आपका पहला आरएनए हो गया। ठीक है, इसके जो दूसरे आरएनए आपके होते हैं उसको बोलते हैं टीआरएनए। क्या बोलते हैं आपका, टीआरएनए। टी फॉर क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरण आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, स्थानांतरण आरएनए। समझ में आ गया। टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण आरएनए। और एक हमारा तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए। आर फॉर राइबोसोमल, इसका एक ही नाम है आपका, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या नाम है, राइबोसोमल। राइबोज से लिया गया है क्योंकि ये लास्ट काम करती है प्रोटीन बनाने में। एक पार्ट अगला भी लेकर आएंगे जहां हम देखेंगे कि ये डीएनए क्या करते हैं, डीएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में जितनी भी आपकी डीएनए, जितनी कोशिका, पता है ना, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए पैक है। तो वो सारी की सारी डीएनए जो है आपका डेली प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि हमारे 80% जो हमारी जरूरत है शरीर में वो प्रोटीन की ही है। कोशिका का झिल्ली का निर्माण अपने आप करना, हमारे शरीर में जो भी टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रोटीन डेली बनता है और डीएनए ही बनाती है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। वो प्रोसेस हम देखेंगे आगे के पार्ट में। तब देखेंगे कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए किस तरह से अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं।
राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, शॉर्ट में हम खड़े आते हैं एमआरएनए की जो 100 में से परसेंटेज बहुत कम है, ये जो होती है मात्र 5 से 10% ही हमारे शरीर में मौजूद होती है, और जो हमारा टीआरएनए है उनका 10 से 15%, और सबसे अधिक जो है इनका हमारे शरीर में जरूरत है आरआरएनए की, कितना 80%। याद रहेगा, एमआरएनए मैसेज करने वाली बहुत ही, वो डीएनए से संबंधित होती है, डीएनए की जस्ट करीबी होती है डीएनए से, क्योंकि वो मैसेज करती है, डीएनए सूचनाओं को अपने मैसेज कर लेती है, चुरा लेती है। तो मैसेजर हो गए, दूध वाले हो गए, तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है, 5 से 10% होती है। ये ट्रांसफर वाले होते हैं। ये एमआरएनए का जो आपका सूचना जो लेकर आया है वो अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, और अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर देते हैं राइबोसोम पे, मतलब राइबोसोम पे, तो ट्रांसफर करते हैं अमीनो अम्ल का, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। राइबोसोम पे जो आपका अमीनो अम्ल आए हैं, अमीनो अम्ल से ये प्रोटीन बनाते हैं, तो इसीलिए इसको राइबोसोम पर चूंकि काम करता है, इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। मात्रा कितनी, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आरएनए की जरूरत पड़ती है, यहीं पे पड़ती है। तो समझ गए आप लोग, परसेंटेज समझ गए आप लोग। और इनकी सबसे बड़ी बात कार्य क्या है तो पता ही होगा, काम से आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, अनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से चुराता है, या अनुवांशिक सूचनाओं को ढोने का काम करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, इसका कार्य लिख दें, इसका कार्य क्या है, कार्य में आनुवांशिक सूचनाओं को ढोना। जो डीएनए होता है ना अनुवांशिक सूचना वाला, तो ये अनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। इसको अलग मार्कर्स लिखते हैं ताकि समझ में आए, सब ब्लैक ब्लैक, दिमाग में ब्लैक। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, ये हमारा करता है आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। ठीक है, ढोता है, लाता है, चुराता है, डीएनए से चुरा के अपने में ला लेता है, ढो लिया। दूध आरएनए बोलते हैं, भाई दूध है, वो दूध है मतलब कि उसका डीएनए से अपने में ले लिया, दूध है। टीआरएनए क्या करता है हमारा, टीआरएनए का नाम है स्थानांतरण। ये क्या करता है, आपका कार्य लेते हैं कहीं अमीनो अम्ल को, यहाँ पे कार्य लेते हैं इसका। ठीक है, कार्य इसका अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर, यहाँ पे राइबोसोम पर स्थानांतरण करता है, पहुंचाता है। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, पहुंचाना। तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर स्थानांतरण कौन करता है, आपका टीआरएनए करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, समझ गए। अब आरआरएनए जो 80% है, कुछ तो ज्यादा ही काम करता होगा, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है कि जो भी आपका राइबोसोम पर अमीनो अम्ल आए हैं, तो ये क्या करता है, राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। याद रहेगा, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का गठन करता है। ठीक ना, तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कौन सा आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो कौन सा आरएनए करता है, आरआरएनए करता है। कौन सा आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं को ढोने का काम करता है, कौन सा करता है, आपका एमआरएनए करता है, यानी कि दूध आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और कौन सा आरएनए आपका स्थानांतरण करता, अमीनो अम्ल को कहाँ पहुंचाता है, राइबोसोम पर पहुंचाता है। अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचाता है, वो आपका ट्रांसफर यानी कि टीआरएनए करता है। याद रहेगा, टीआरएनए स्थानांतरण करता है, एमआरएनए सूचना को ढोता है, और आरआरएनए राइबोसोम पे प्रोटीन बनाता है। याद रहेगा ना, इनकी मात्रा याद रहेगी, एमआरएनए का 5 से 10%, टीआरएनए का 10 से 15%, और आपका सबसे अधिक क्या होता है, 80% कौन होता है, आपका राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए होता है। तो ये आपका आरएनए के बारे में परिचय हो गया। क्या हो गया, आरएनए के बारे में परिचय हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से साफ कर लेते। ठीक है, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डीएनए आरएनए में थोड़ी सी अंतर, जो कि आप लोग खुद ही कर लोगे जब समझ में आ गया डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, तो अंतर भी आप कर लोगे। फिर भी एक बार थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर कर लेते हैं। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डीएनए से किस तरह से प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए आरएनए में अंतर। लाइट मार्क कर लेते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर बताइए, सबसे पहला अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर तो यही है, ये डीएनए 2 कुंडलिनी होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, ये दोहरी होता है या द्विकुंडलिनी होता है, द्विकुंडलिनी होता है।
द्विकुंडली संरचना है। कैसी संरचना है ये? द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। क्या हमारा आरएनए भी द्विकुंडलित होता है? नहीं, ये कैसा होता है आपका? एकहरी संरचना होता है। कैसा होता है इसकी संरचना? एकहरी संरचना होती है। ये आपका खास अंतर हो गया। ये डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए एक हरी संरचना होता है। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? तो 2 होते हैं। 2 क्योंकि 2 कुंडलित है, इसके जो स्टैंड बनाते हैं, इसका एक के स्टैंड को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टोटल कितने? 2। इसमें कितने होते हैं? एक ही स्टैंड है ना इसमें, तो क्या बोलेंगे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। समझ गए अंतर? दोहरी होता है तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक हरी होता है तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसे क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बेस के आधार पे। इसमें थायमिन बेस पाया जाता है। पीरियड दोनों का पीरियड तो सेम ही होता है, एडेनिन गुआनिन। ठीक है, साइटोसिन में इसमें थायमिन, पाइरिमिडी में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। इसमें साइटोसिन के साथ यूरेसिल पाया जाता है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। थायमिन बेस पाया जाता है, थायमिन बेस होता है। तो क्या थायमिन होता है? नहीं, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें यूरासिल बेस पाया जाता है। यूरासिल बेस पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें थायमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है। चौथा अंतर क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? केंद्रक में होता है। क्या होता है? केंद्रक में होता है। कुछ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपका क्या होता है? केंद्रक में तो होता ही है थोड़ी सी, क्योंकि एमआरएनए जो है ना बताया, तो वो केंद्रक में ही होता है। बाकी टीआरएनए और आपका आरआरएनए केंद्रक के बाहर होते हैं, यानी कोशिका द्रव में होते हैं। तो केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, इसके साथ साथ ये कोशिका द्रव में भी होता है। क्या होता है? ये कोशिका द्रव में भी होता है। अगला अंतर क्या लिख लेंगे? डीएनए सदैव यानी कि ऑलवेज, हमेशा अनुवांशिक सूचनाओं का वाहन करता है। यानी अनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम किसका है? डीएनए का ही तो है, तभी तो इसको हम लोग अनुवांशिक का आधार मानते हैं। ठीक है, तो डीएनए का एक खास अंतर क्या होगा? ये अनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। क्या करता है? अनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। अनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। समझ गए? अनुवांशिक सूचनाओं को वाहन करता है, वाहक करता है। लेकिन ये करता है क्या? नहीं, इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन आप लिख सकते हो कि एमआरएनए अनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है, बाकी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हो गया। और एक और अंतर आप लिख सकते हो उसके अणुभार के अनुसार। तो देखो, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किससे बने? शर्करा, फास्फेट और क्षार से बने हुए हैं। अब शर्करा का भी सूत्र है C5H10O5। तो भाई ये सब इतने सारे मतलब कार्बनिक यौगिकों का अणुभार निकालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं होगा? दोनों का तुलना करेंगे, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, तो दोनों की अपेक्षा अणुभार किसका ज़्यादा आएगा? डीएनए का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अणुभार भी आप लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हो कि डीएनए का अणुभार बहुत अधिक होता है आरएनए की अपेक्षा। और आरएनए में लिख सकते हो कि आरएनए का अणुभार कम होता है डीएनए की अपेक्षा। समझ गया अंतर? अंतर में कोई दिक्कत नहीं था ना। अंतर में क्या था? डीएनए दोहरी होता है, आरएनए एकहरी होता है। हो गया। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल बेस पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पेड़ पौधे के आपका क्या होता है? हाइट लेवल, उसमें भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में। वही आपका आरएनए का है, केंद्रक में थोड़ा सा होता ही है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और आपका पूरे कोशिका द्रव में भी होता है। ये अंतर हो गया। और डीएनए का अणुभार क्या बताया? अधिक होता है, आरएनए की थोड़ा सा उससे अपेक्षा कम होता है। तो ये आपका डीएनए आरएनए में अंतर हो गया। तो उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया ना। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या स्टेप है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। वो भी बहुत उसका 12th का 6th सेशन का ही पार्ट है और बहुत अपने बादशाह समझिए, बादशाह है चैप्टर का ये। ठीक है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इस पार्ट में इतना ही, और अगले पार्ट में मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।